फाइनल अकाउंट। ठीक है गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। और नेक्स्ट सेशन में गाइस हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो 20 मार्क्स का हम कवर अप करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है सर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर का मतलब अपने बिजनेस का अकेला मालिक है, ना वो कंपनी है ना वो पार्टनरशिप है। क्लियर है? तो ही इज द ओनर, इंडिविजुअल है जो अपने बिजनेस का मालिक है। क्लियर? अब वो फाइनल अकाउंट कैसे बनाता है, ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर डील है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहली बात सर, फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, व्हाई? क्लियर? फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा क्या पर्पस होता है? तो यू मस्ट बी नोइंग, फाइनल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेन पर्पस होते हैं। सर पहला पर्पस तो ये होता है, हम ये पता करना चाहते हैं कि पूरे साल बिजनेस करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। क्लियर है? जो कि मेन पर्पस है। और दूसरा पर्पस होता है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त करना। बोलो जी, बात क्लियर है? यानी फाइनल अकाउंट ये कहता है कि हम आपको दो प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला, आपने पूरे साल बिजनेस करा तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। सेकंड, पूरे एक साल बिजनेस करने के बाद आज हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। सर पोजीशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो आई होप यहां तक क्लियर है। तो गाइज अगर कोई पूछे कि बताइए हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो आंसर इज, हम फाइनल अकाउंट दो प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बनाते हैं। पहला, हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और पूरे साल बिजनेस करने के बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आई होप यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। आइए अब हम बात करते हैं सर फाइनल अकाउंट किन चीजों पर आधारित होता है। तो आप लिखेंगे फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 3 अकाउंट्स। ठीक है जी, पहला इसके अंदर आता है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड गाइस हम इसमें लेते हैं P&L अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, एंड द थर्ड इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो एक सोल प्रोपराइटर का फाइनल अकाउंट 3 चीजों पर आधारित होता है। क्लियर है? कौन कौन सी 3 चीजें गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? बट शर्त है कि वो ट्रेडर्स हो। क्या हो? ट्रेडर्स। तो अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो ट्रेडर्स का फाइनल अकाउंट 3 चीजों पर बेस्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडर्स? तो ट्रेडर्स वो लोग हैं जो बना बनाया माल खरीदते हैं और फिर उन्हें आगे सेल करते हैं, यानी ये खुद गुड्स नहीं बनाते। क्लियर? तो हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स। आई होप यहां तक क्लियर है। तो गाइस ट्रेडर्स का फाइनल अकाउंट 3 अकाउंट्स पर बेस्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, बट अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स, ये कौन हुए जी? ये लोग पहले गुड्स बनाते भी और बाद में उसे क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप गुड्स बनाते भी हो और फिर उन्हें बेचते भी हो तो ध्यान रखना फिर आपका फाइनल अकाउंट 4 अकाउंट्स पर बेस्ड होगा। तो आप पहला बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, सेकंड आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और थर्ड आप बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है जी, एक मिनट, इसको आप 4th कर दीजिए। थर्ड होगा P&L अकाउंट। थर्ड क्या होगा गाइस? P&L अकाउंट। बोलो जी, बात क्लियर? तो अगर हम मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर की बात करेंगे तो वो 4 अकाउंट बनाएंगे। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट,
दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडर्स के फाइनल अकाउंट किन चीजों पर बेस्ड होता है और मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर का फाइनल अकाउंट किन चीजों पर बेस्ड होता है। आई होप यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया सब लोगों को। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। अब वन बाय वन मुझे इन अकाउंट्स को डिस्कस करना है, कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। बहुत सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है। आप जानते ही ये पूरा एमसीक्यू एग्जाम है। क्लियर? तो आपको पर्टिकुलरली तो ना ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट कोई सा भी फुल फ्लेज बनाने के लिए नहीं आएगा। तो सिर्फ आप इनको बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स है उन्हें समझेंगे थॉरोली। ठीक है जी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम गाइस पहले बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। आइए, प्रश्न उठता है सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो याद रखना पॉइंट नंबर 1, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बताइए ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। भाई तीन ही तो होते हैं, तो जल्दी बताएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। सर कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस को बताता है वो नॉमिनल होता है। ध्यान रखना, कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस को बताता है वो नॉमिनल होता है। तो दैट इज द रीजन वाई हम ये कहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इट इज प्रिपेयर्ड by using accrual oblique mercantile basis of accounting। ठीक है जी। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। तो हमने क्या लिखा सेकंड पॉइंट कि सर आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हो? तो हमने कहा सर ये नॉमिनल होता है और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हम अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और आपको याद होगा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया था कि 3 बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कैश बेसिस, मर्केंटाइल या अक्रूवल बेसिस, और तीसरा क्या होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड बेसिस। वेरी गुड। ठीक है जी, दैट यू मस्ट रिमेंबर, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की 3 बातें समझ में आ गई, अभी तक 2 बातें। आइए अब प्रश्न उठता है सर हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, व्हाई? ठीक है जी। तो इसका पर्पस होता है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है भाई। तो आप पॉइंट याद रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो उद्देश्य होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो पर्पस होता है वो पता करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट और पता करना होता है ग्रॉस लॉस। ठीक है भाई। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो प्रॉफिट होते हैं जो प्योर गुड्स को बेचकर आए हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? ठीक है। Yes, तो sir। 3 ये पॉइंट है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हमें याद होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोला हमने गाइस? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट होता है और हम इसे बनाते हैं क्या बेसिस फॉलो करके? एक्रूवल एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। थर्ड, इसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है? निकालने के लिए। हाँ जी, ये पता करना कि हमें गुड्स को बेचकर, केवल गुड्स को बेचकर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जिसको हम दर्शाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। आई होप यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। यस सर। एक्रूवल बेसिस चलिए। क्या होता है? हाँ जी, एक्रूवल बेसिस क्या होता है? करिश्मा, आपने हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे? पहला लेक्चर रह गया था। चलिए, एनीवे लेट मी टेल यू, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि आप जिस साल के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं,
केवल उस साल की ही आइटम्स आप अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, वेदर और नॉट कैश इज इन्वॉल्व। मतलब अगर मैं मान लीजिए 2019 2020 का लेजर बना रहा हूं, उसके लिए मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ उन्हीं आइटम को, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, रिकॉर्ड करूंगा जिनका संबंध 2019 और 2020 से होगा, चाहे कैश आया हो या ना आया हो, या मैंने कैश पे किया हो या ना पे किया हो। क्लियर है? तो एक्रूअल बेसिस के अंदर हम सिर्फ करंट ईयर के आइटम को ही अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? चाहे हमारे पास कैश आया हो या हमने कैश पे करा हो या नहीं। मतलब एक्रूअल बेसिस में हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेशन चेक करते हैं, हम कैश का आना और कैश का जाना नहीं देखते। क्लियर? तो दैट बेसिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए फोर्थ आता है गाइस, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए भाई, अब सर ये जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसका क्या फॉर्मेट होता है? याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में इन टोटल 5 आइटम ही हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। आइए अब वो 5 आइटम क्या है, तो आप मेरे साथ साथ देखेंगे जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। particulars, amount, and here we take guys particulars, amount. Left hand side is the debit side and right hand side is the credit side. ठीक है भाई? तो ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। चलिए अब इसमें 3 आइटम आती है डेबिट साइड पर और 2 आइटम आती है क्रेडिट साइड पर। सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या लेते हैं हम? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। सर ये वो गुड्स हैं जो लास्ट ईयर नहीं बिक पाई थी, जो बच गई थी, उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और आप इतना अकाउंटिंग अब जानते हैं, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है भाई? तो ओपनिंग स्टॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन गुड्स को जो हम लास्ट ईयर नहीं बेच पाए थे। और नेचुरल सी बात है यार, सपोज मान लेते हैं आप टीवी का बिजनेस करते हैं, आपने लास्ट ईयर, क्लियर है, 1000 टेलीविजन सेट खरीदे, उसमें से आप 900 सेट ही बेच पाए, 100 टीवी आपके पास बच गए, तो आप मुझे बताइए क्या करेंगे? क्या आप बोलेंगे उसे कंपनी की छत पे ले जाओ और नीचे फेंक दो? कम ऑन सर, नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी ना होता है के लिए ओपनिंग स्टॉक भाई। ऑब्वियसली बात है सर, अगर 100 टीवी इस साल नहीं बिक पाए तो हम अगले साल बेच देंगे। और ऐसा थोड़ी होता है कि हर साल टेक्नोलॉजी थोड़ी ना चेंज होती है। माना टेक्नोलॉजी चेंज होती है, पर हर साल थोड़ी चेंज होती है। क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करता है उन गुड्स को जो लास्ट ईयर हमने खरीदी तो थी, पर वो हम बेच नहीं पाए। क्लियर? तो इस साल बेचेंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है गई? ओके। आइए फिर हम इसमें नेक्स्ट आइटम लेते हैं 2 परचेजेस इनर कॉलम में। ठीक है? मेरा आपसे पहला प्रश्न है, मैंने लिखा हम परचेज लिखते हैं इनर कॉलम में, तो सर ये कौन सी परचेज है? ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है या दोनों है? बोथ है। दोनों। टेल मी। सर बोथ। सर बोथ है। यस, एब्सोल्युटली राइट। ध्यान रखना, तो जब हम यहां लिखते हैं 2 परचेजेस, तो हम यहां पर लिखते हैं टोटल परचेजेस इनर कॉलम में। और गाइस, टोटल परचेजेस का मतलब होता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ठीक है जी? अब हम इसमें से लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न। ये हम इसमें से लेस करते हैं परचेज रिटर्न। क्लियर? जो आपने रिटर्न क्या की है? वापस की है। ठीक है भाई? तो हमें क्या मिल जाता है यहां पर? नेट परचेजेस। ठीक है भाई? तो आप इनर कॉलम में लिखेंगे 2 परचेजेस
और इसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। और आप जानते हैं हम परचेज रिटर्न को एक नाम और देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड। यस सर। तो उसे लेस करेंगे तो आउटर में आ जाएगा नेट परचेजेस। अब मैं यहां नहीं लिख रहा, बस ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि सर हमने गुड चैरिटी में दान कर दी, तो वो भी परचेज में से लेस होगा। अगर वो बोल दे सर गुड्स स्टोलन, चोरी हो गई, तो भी परचेज में से लेस होगा। वो बोल दे सर गुड्स में आग लग गई, तो भी परचेज में से लेस होगा। वो बोले हमने गुड्स फ्री सैंपल में दे दी एडवर्टीजमेंट के लिए, तो भी परचेज में से लेस होगा। और या अगर वो बोले गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर प्रोपराइटर गुड्स ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी हम परचेज में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। और उसके बाद जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड नेट परचेज। आई होप पॉइंट बिल्कुल क्लियर 100%। यस सर। यस सर। फिर Yes, आप यहां sir. पर लिखेंगे डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस सर। डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अभी चर्चा करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो गाइस डेबिट साइड पर 3 आइटम आएंगी, हमेशा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहां पर आ जाइए क्रेडिट साइड पर। यहां पर हम लेंगे बाय सेल्स इनर कॉलम में। मेरा फिर से आपसे वही प्रश्न है गाइस, ये जो मैंने लिखा हम सेल लेंगे, तो कौन सी सेल लेंगे? बोथ सर, बोथ। कैश Cash सेल, and क्रेडिट credit सेल, ये दोनों? दोनों। और सर इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस आंसर आंसर इज टोटल सेल। सर और इसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लेस रिटर्न। करेंगे। रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न और आप इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को ही बोलते हो रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड। क्या बोलते हो सेल्स रिटर्न को? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड। तो ये आ जाएगा नेट सेल। और लास्ट इसके अंदर आता है गाइस बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग Closing stock। स्टॉक। ये वो गुड्स हैं जो इस बार बच गई, ये वो गुड्स है जो इस बार बच गई, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? उसके बाद यस सर। आप इस लेजर को बंद करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा तो डिफरेंस डेबिट में आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा तो डिफरेंस डेबिट में आएगा, और उसको आप नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है गाइस? तो अगर डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड ज्यादा तो डिफरेंस डेबिट में आएगा, एंड दैट वुड बी नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। पर सर अगर उल्टा हो जाए, भाई डेबिट साइड ज्यादा लॉस। ग्रॉस लॉस। तो फिर डिफरेंस क्रेडिट में आएगा, यस सर। तो हम उसको नाम देंगे बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है? और आप जानते हैं सर दोनों में से एक ही होगा, या तो ग्रॉस sir. प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस। या Gross ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है भाई? इतना अकाउंट्स आपने पढ़ लिया कि सर दोनों तो नहीं हो सकते। हाँ जी बोलो, sir. क्लियर है? यस यस सर। सर। So this is the format Yes, of sir. trading account. ठीक है? This is how the trading account is to be prepared. एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा फुल फ्लेजेड, बट हो सकता है वो आपसे इन आइटम के बारे में पूछे, तो आपको पता होना चाहिए। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित कुछ नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वो क्या है? नोट्स नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वैल्यू होता है, या तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस भी देगा, क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस भी देगा, और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा सर अब क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज हैं, तो कौन सी वैल्यू हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो द राइट आंसर इज स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हाँ जी, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। और ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? हाँ जी बोलो बच्चों जल्दी से। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रूडेंस। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, या जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वो ये कहता है कि स्टॉक
इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, जो दोनों में कम होगा, उस पर हम अपने स्टॉक को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये पहला पॉइंट याद रखना। पॉइंट नंबर 2, सर व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? आप कह रहे हो हम ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, तो जरा ये बता दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो सुनना कान खोलकर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो गुड्स को मार्केट से फैक्ट्री तक लाने में खर्च हुए हैं और उसे सेलेबल कंडीशन में लाने में खर्च हुए हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई रिपीट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को मार्केट से गोडाउन तक लाने में या फैक्ट्री तक, वट एवर यू मे कॉल इट, मार्केट से गोडाउन तक लाने में और उसे सेलेबल कंडीशन में लाने पर खर्च हुए हैं। क्लियर? ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे आपने खरीदा वैसे ही आगे बेच दिया, नहीं, आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो, गुड्स के अंदर कुछ ऐड करते हो, कुछ लेस करते हो, बढ़िया सी पैकिंग करते हो। ठीक है जी। तो अगर गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने में कोई खर्चा होता है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो आइए लेट मी टेल यू सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको याद रखने हैं। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, Freight. कैरेज, Freight. कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, wages and salaries, carriage on purchase। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी इनवर्ड एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे डायरेक्ट होते हैं। मैंने सिर्फ वेजेस लिखा, डायरेक्ट है। क्लियर? वेजेस एंड सैलरीज भी डायरेक्ट है, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना सैलरीज एंड वेजेस, तो फिर वो इनडायरेक्ट होता है। हाँ जी, क्लियर है? तो P&L में फिर मैंने जाएगा अगला तो। लिखा कैरिज ऑन परचेज, तो डायरेक्ट है। अगर वो लिखते ना कैरिज ऑन सेल, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट। ठीक है गाइज, यहां तक? Yes, sir. इसके अलावा पावर एंड फ्यूल, ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस, प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होती है जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बिक पाता। क्लियर है? फैक्ट्री रेंट, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सेट्रा। ठीक है भाई? तो गाइज ये है वो सारे एक्सपेंसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट Direct एक्सपेंसेस। expense। तो ध्यान से देख लीजिए कि ये सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो गुड्स को मार्केट से गोडाउन तक लाने में और उन्हें सेलेबल कंडीशन में लाने में खर्च होते हैं। सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आइए अब इसके अंदर आता है पॉइंट नंबर 3। वो आपसे पूछेगा जी निकाल कर दिखाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आज के बाद हम बोलते हैं COGS। ये अक्सर COGS पूछा जाता है पेपर में कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल कर दिखाइए, दैट इज कॉल्ड COGS। हिंदी में अगर हम बोले तो बिके हुए माल की लागत, कि सर जो गुड्स आपने बेची है उस पर जो लागत आई है वो हमें बताइए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो तरह से निकाली जाती है, एक लॉन्ग कट फॉर्मूला और एक शॉर्टकट। तो पहले लॉन्ग कट की बात करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हम इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सो दैट इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहीं से एक फोर्थ फॉर्मूला भी आ जाता है, COGS इज इक्वल टू नेट सेल माइनस GP। क्लियर? कि अगर हम नेट सेल में से गाइस क्या माइनस कर दें? ग्रॉस प्रॉफिट। सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस GP। तो अब यहीं से एक और फॉर्मूला बन सकता है। हाँ जी, GP बताओ किसके बराबर होता है? तो आप क्या बोलेंगे भाई? नेट सेल्स माइनस COGS ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, सो दैट इज इक्वल टू GP। बोलो जी, बात क्लियर है? तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू व्हाट? GP। यहीं से एक फॉर्मूला और बन जाता है गाइस, नेट सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस GP। ठीक है भाई? तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या प्लस कर दें? GP ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स GP। तो क्या आ net जाएगा sales हमारे आ जाएगा। पास? नेट सेल्स। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है सब लोगों को। यस Yes, sir. चलिए, तो गाइस ये था ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है जी, और इसको बनाने का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है? यस सर। अब एक क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है, क्या है वो? ध्यान से देखना भाई। वो आपसे बोलेगा सर जो कॉस्ट है ना वो 1 लाख रुपए की है। कॉस्ट हमारी है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख रुपए। GP दे रखा हमें 20% ऑन सेल। तो आप हमें सेल का अमाउंट निकाल कर दिखाइए। सर 1,20,000। ठीक है जी? 20,000। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये सर, 1 बहुत लाख फेमस क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में दिखाई देता है कि कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें? 1 लाख। 1 लाख रुपए। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 20% है किसके ऊपर? सेल के ऊपर। सेल्स पे सेल पर। तो सर, तो सेल वो आपसे को बोलेगा जी 1,25,000 सेल बताओ कितनी होगी। सर सेल्स को X मान लेंगे। तो अब नहीं, इतने लंबे सॉल्यूशन मत करो यार, XYZ, शॉर्टकट में बताओ। अब सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले आप हमें निकालोगे GP। ध्यान से सुनना, GP इज इक्वल टू 1 लाख रुपए क्या है हमारे पास? कॉस्ट का अमाउंट है। कॉस्ट GP कितना है? 20%। सावधान, अगर मैंने 20% करा 20/100 तो ये गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि वो कह रहा है जो GP है ना वो सेल पे बोल रहा है। सेल पर है, और आपने 20% किस पर ले लिया? कॉस्ट पर। पे। तो अब एक रूल याद रखना आप। वो रूल क्या है? अगर आप कॉस्ट से सेल पर जाओगे, कॉस्ट से, तो 100 सेल पर प्लस कर जाओगे। देना प्रॉफिट। 100 में प्रॉफिट प्लस कर देना अगर आप कॉस्ट से सेल पर जाना है। सेकंड, अगर आपको सेल से कॉस्ट पर आना है तो 100 में से माइनस कर देना प्रॉफिट। ये 2 काम अगर आप कर लोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये उसकी शॉर्टकट ट्रिक है। क्या? अगर आपको कॉस्ट से जाना है सेल पर तो 100 में प्रॉफिट जो भी परसेंटेज है वो प्लस कर दो। अगर आपको सेल से जाना है कॉस्ट पर तो 100 में से प्रॉफिट क्या कर दो? माइनस कर दो। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया शॉर्टकट में? तो अगर अब मैं यहां देखूं तो गाइस सरस क्वेश्चन में देखो, मुझे अमाउंट किसका गिवन है? कॉस्ट कॉस्ट का। और मुझे GP दे रखा है सेल के ऊपर। तो यार मुझे तो GP कॉस्ट पे चाहिए ना, तो मुझे सेल से कहां जाना है? कॉस्ट पर।
कॉस्ट पर तो क्योंकि मुझे सेल से कॉस्ट पे जाना है तो मैं प्रॉफिट क्या करूंगा 100 में से माइनस कर दो। माइनस जल्दी बोलो माइनस, तो माइनस ये जो माइनस प्रॉफिट कर ऊपर है 20। बोलो समझ में आ गया? यस सर। तो बस अब सिंप्लीफाई कर लो, 1,00,000 अपॉन 20/80। 25,000। ठीक है, यस सर। तो जीपी कितना आ गया हमारे पास? 25,000। 25,000 जीपी आ गया। अब उसने पूछा है सर सेल बता दो सेल, तो हमें पता है सेल इज इक्वल टू COGS प्लस जीपी। सेल कितनी है? 1,00,000। जीपी कितना है? 25,000। तो सेल आ गई मेरे पास 25,000। 1,25,000। क्लियर है? तो जब Yes, भी sir. सेल से कॉस्ट पे जाना है तो 100 में से प्रॉफिट की परसेंटेज माइनस कर देना। कोई टेंशन? सर एक बार ऊपर करना। ठीक है भाई? यस सर ठीक है। यस सर। ये बहुत फेमस सम है गाइस, तो ये पेपर में पूछता ही पूछता है, तो इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक है, बस कॉस्ट को सेल में और सेल को कॉस्ट में बदलना आना चाहिए। और ये रूल मैंने बता दिया, जब भी कॉस्ट से सेल में जाओगे तो प्रॉफिट प्लस कर देना, सेल से कॉस्ट में जाओगे तो 100 में से प्रॉफिट माइनस कर देना। वेरी सिंपल एंड इजी। जल्दी बोलिए, क्लियर है यहां पर? यस सर। यस सर। आइए अब मैं जरा क्वेश्चन को रीफ्रेम करता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं गाइस सेल इज इक्वल टू ₹1,00,000 एंड जीपी इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। तो आप हमें कॉस्ट का अमाउंट बताओ। सर जीपी प्लस कर देंगे 100। देखो आपको गिवन क्या है? 80,000। 80,000। सेल। और जीपी किस पर गिवन है? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे। कॉस्ट पर। इसका तो मतलब cost आपको पे से कॉस्ट sale से पे कहां जाना है? सेल पर। सेल तो पर। ऐड कर तो आप देंगे 100 में प्लस कर देना। 80,000। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 80,000। तो यहां पर अगर मैं जीपी निकालूं तो 1,00,000 इंटू 25 अपॉन 100। बोलो जी, बात क्लियर है? प्लस 25। तो अब ये नीचे क्या हो जाएगा? प्लस 25। प्लस हो जाएगा। सिंपल। यस तो सर। 1,00,000 यस सर। इंटू 25 अपॉन 125। 125। सिंप्लीफाई करेंगे 20,000। तो 20,000 का क्या आ गया? कॉस्ट। जीपी। जीपी आया भैया। Gross profit, yes, जीपी है सर। जीपी जीपी। अब Yes, उसने sir, बोला GP। हमसे कॉस्ट, तो हमें पता है कॉस्ट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस जीपी। जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल कितनी है? 1,00,000। 1,00,000। जीपी कितना है? 20,000। 80 आ गया सर। 20,000। तो कॉस्ट आ गई हमारे पास 80। 80,000। गाइस सीरियसली स्पीकिंग समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है भाई। यस सर। तो इस तरह से सम आता है एग्जाम में कि अगर जीपी 25% ऑन सेल पर है तो कॉस्ट पे कितना होगा, कॉस्ट पर है तो सेल पे कितना होगा। तो आप उसे कन्वर्ट कर लेना। ओके ओके सर। कर पाओगे? यस यस सर। बट ये बेसिक रूल याद रखना, अगर कॉस्ट से सेल पर जाना है तो 100 में प्लस कर देना प्रॉफिट की परसेंटेज, और अगर सेल से कॉस्ट पे जाना है तो 100 में से माइनस कर देना प्रॉफिट की परसेंटेज, और इजीली आप आंसर दे पाओगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। यस सर। ओके। चलिए गाइस, तो यहां पर आकर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश। खत्म हो गया। खत्म। अब हम बात करते हैं P&L अकाउंट की, जिसको आप शॉर्ट में and बोलते हो loss। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब पहली बात वही है कि सर इसका नेचर क्या होता है, जल्दी बताइए। नॉमिनल। नॉमिनल। कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस को बताएगा उसका नेचर हमेशा
नॉमिनल होगा। होता मेरा है। दूसरा प्रश्न, ये कौन से बेसिस पर बनता है? एक्रूअल बेसिस। एक्रुअल बेसिस। करेक्ट, एक्रूअल या फिर मर्केंटाइल बेसिस पर ये हम इसे Mercantile। बनाते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न, पीएनएल अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? नेट प्रॉफिट और लॉस। द प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट लॉस निकालना। नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करना, अब चुप रहना। इसके लिए हम बनाते हैं पीएनएल अकाउंट। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वो प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के जो एक बिजनेसमैन अपने घर ले जा सकता है सारे एक्सपेंसेस पूरा करने के बाद। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई डाउट है गाइस तो पूछ सकते हैं। नो डाउट सर। नो सर। चलिए, अब सर हम पीएनएल अकाउंट बनाते कैसे हैं, तो ध्यान से देखिए उसका फॉर्मेट। वेरी सिंपल, सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। This is the याद credit रखना, side. all expenses and all losses will be recorded on the debit side of P&L account. सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस पीएनएल में कहा रिकॉर्ड होंगे गाइस? डेबिट साइड पर। डेबिट और साइड। सारी इनकम, सारे प्रॉफिट, सारे गेन्स क्रेडिट साइड। पीएनएल में कहा आएंगे? क्रेडिट साइड पर। और सबसे पहले पीएनएल की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो आएगा उसकी क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड Gross पर, loss। टू ग्रॉस लॉस। उसके बाद आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे और लॉसेस देखेंगे। याद रखिएगा पीएनएल में केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस ही आते हैं, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में नहीं आता। रीजन, वो ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच चुका है। सिमिलरली जितनी sir। भी इनकम्स होंगी वो आप सारी की सारी पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। ठीक है गाइस, यस सर। चलिए ओके सर। देखेंगे आप मेरे साथ साथ वो कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो पीएनएल अकाउंट में हम लेकर जाते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड पीएनएल अकाउंट। देख पा रहे हैं भाई? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट है। सबसे पहले हमने जीपी लिखा, ग्रॉस लॉस लिखा। उसके अलावा सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। वो कौन कौन से? लेट मी शो यू सम ऑफ द एग्जांपल। ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, कमीशन, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एन आइटम ऑफ पीएनएल, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन कमीशन, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस ऑब्लिक डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्या होता है इसका मतलब? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड, और अंत में टोटल करेंगे तो नेट प्रॉफिट। हाँ जी, क्लियर? सर ब्रोकरेज। यस यस सर। सर। सिमिलरली इसकी क्रेडिट साइड पर कौन कौन सी इनकम्स आती हैं? अदर इनकम्स, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड्स, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद आप इस लेजर को बंद कर देंगे तो यहां पर इसका टोटल आ जाएगा। आप लेजर को बंद कर देंगे और आप जानते हैं अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो डिफरेंस डेबिट पर आएगा, तो उस डिफरेंस को हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल में क्या होता है? ऐड हो जाता है। ऐड हो जाता है। क्लियर? और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो डिफरेंस loss, आएगा net क्रेडिट loss। साइड पर, एंड देन डिफरेंस वुड बी नोन एज नेट लॉस। और बैलेंस और ये शीट capital बनाते में तो समय minus हो जाता हम है। इसे टोटल में से क्या करेंगे? माइनस कर Net। देंगे, कैपिटल में से, सॉरी। बोलो जी, बात क्लियर? तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट पीएनएल अकाउंट। याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और लॉसेस आते हैं,
कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो गाइस जल्दी बोलिए, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. सो दिस इज कॉल्ड, सर हाँ जी सर एक बात पूछनी थी, गुड्स एंड फॉर बताइए। चैरिटी कहाँ आएगी? क्या चीज? परचेज में, गुड्स एंड फॉर चैरिटी वो तो परचेज में से माइनस होगी ना। वो परचेज में से अच्छा less हो जी, जाएगी आपने ना। कहा जी गुड्स सेंड फॉर चैरिटी कहाँ आएगी? ध्यान से सुनिएगा, ये आमतौर पर क्वेश्चन बनाते समय एडजस्टमेंट होती है और इसके दो इफेक्ट होते हैं। आपको पता है हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसे परचेज में से माइनस करेंगे, और क्योंकि आपने गुड्स चैरिटी कर दी, बदले में कुछ पैसा तो आया नहीं, तो ये हमारा लॉस है, इसलिए हम उसे पीएनएल में कहा दिखाएंगे? डेबिट साइड पर। सर हाँ जी, सर ब्रोकरेज भी प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा ना? हाँ, ब्रोकरेज का मतलब कमीशन होता है, ठीक है? तो आप उसे पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब गाइस हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, बैलेंस शीट। ध्यान से सुनिएगा गाइस, बैलेंस शीट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। हम बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है जी। और बैलेंस शीट बनाने को हम बोलते हैं मार्शलिंग, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। याद रखना, Liabilities. मार्शलिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो ये मार्शलिंग वर्ड पेपर में आ जाता है कि भाई मार्शलिंग किसे कहते हैं, तो मार्शलिंग बेसिकली मींस ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और जब आप एसेट और लायबिलिटीज को ग्रुप करते हो, सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस तो मेरी बात समझ में आ गई? तो बैलेंस शीट Yes, एट sir. द एंड ऑफ द ईयर बनती है, और बैलेंस शीट हमारी पोजीशन बताती है कि साल के अंत में हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज है। हाँ जी गाइस, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। यस सर। चलिए, और एसिड एंड लाइबिलिटीज के अरेंजमेंट करने को हम किस नाम से पुकारते हैं? मार्शलिंग। मार्शलिंग। तो मार्शलिंग बेसिकली मींस द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। अब सर बैलेंस शीट दो ऑर्डर में बनती है। पहला इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, और दूसरा इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। गाइस भूलना नहीं। तो बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके होते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। तो गाइस अगर मैं परमानेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? परमानेंस। तो आप उसमें बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? 2 मिनट के लिए समझ लीजिए जल्दी से। तो यहां पर आप लेंगे लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। आप जानते हैं गाइस, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। अगर आप परमानेंस की बात करें तो परमानेंस वर्ड बना है परमानेंट से, तो आप एसिड साइड पर पहले परमानेंट एसिड रखोगे। और हम जानते हैं गाइस, जितनी भी फिक्स एसिड्स होती हैं दे आर कॉल्ड दी परमानेंट एसिड्स। और उसके बाद आप क्या रिकॉर्ड करोगे? करंट एसिड्स। हाँ जी बोलो, बात समझ में आ गई? इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, एसिड साइड पर आप पहले फिक्स एसिड लिखोगे, और मुझे आशा है कि हर बच्चे को पता है फिक्स एसिड क्या होती है। और उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे करंट एसिड्स। लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल, फिर आप लिखोगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और फिर उसके बाद लिखोगे आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और हमें पता है इन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को ही गाइस हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज। बोलो, क्लियर है?
तो अगर आप इस रूप में बैलेंस शीट बना रहे हो कि पहले फिक्स्ड एसेट बाद में करंट एसेट ऑन द एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड पर पहले कैपिटल फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और उसके बाद करंट लायबिलिटीज, तो गाइस इस ऑर्डर को नाम दिया जाता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। हाँ जी बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब गाइस सर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या करते हैं? तो इस बैलेंस शीट को उल्टा कर दो तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, तरलता। तो आप फिक्स एसेट नहीं, पहले क्या बनाओगे? करंट एसेट और फिर बाद में क्या लिखोगे? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट। तो अगर आप एसिड साइड पर पहले करंट एसिड लिखते हो और बाद में फिक्स एसेट, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लायबिलिटी में भी उल्टा कर देंगे, पहले करंट लायबिलिटी, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और उसके बाद क्या आ जाएगा? कैपिटल। अंत में कैपिटल। हाँ जी बोलो गाइस। यस सर, क्लियर है। यस सर। सर क्लियर है। यस सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब बैलेंस शीट बनाते टाइम वो आपसे बोलता है कैपिटल बताओ कैसे लिखोगे। तो गाइज याद रखना, जो आप बैलेंस शीट के आउटर में लिखते हो ना, आउटर कॉलम में, तो वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होता है। क्या होता है हमारा वो? तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्लोजिंग कैपिटल निकाल कर दिखाओ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब भी वो आपसे बोले क्लोजिंग कैपिटल, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे जी? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। एड नेट प्रॉफिट। उसमें ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, उसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। सर बताने की जरूरत नहीं है, अगर नेट लॉस हो गया तो उसे क्या करेंगे? जल्दी बताओ। माइनस। और इसमें से हम माइनस करेंगे ड्राइंग। तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। और गाइस ये है वो क्लोजिंग कैपिटल जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं आउटर कॉलम में। सर हेलो। इंटरेस्ट ऑन हाँ जी जल्दी बताओ, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। तो कई बार सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ लेता है 2 मार्क्स में, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स की वेटेज है कि आप हमें क्लोजिंग कैपिटल निकाल कर दिखा दो। तो जब भी वो आपसे बोले क्लोजिंग कैपिटल निकाले, तो आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लेंगे, उसमें प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल, उसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस होता है तो माइनस करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा आउटर कॉलम में। आई होप यहां तक का डिस्कशन इज 100% क्लियर। आएगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर अपना प्रोप्राइटर प्रॉफिट कैसे निकालता है? हाँ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आएगा? प्रोप्राइटर अपना भाई जो चीज कैपिटल को बढ़ा दे वो ऐड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस हो जाएगा। कैपिटल निकालते टाइम उसमें ऐड करेंगे ना फिर क्लोजिंग कैपिटल के टाइम पे? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होगा। ठीक है गाइज, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब गाइस एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो एडजस्टमेंट यानी वो इंफॉर्मेशन है जो ट्रायल बैलेंस के बाद हमें मिली है, क्लियर है, या कुछ एरर्स हैं जिन्हें हम फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्ट करते हैं, क्लियर, उन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। याद रखना हर एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट, क्लियर है। तो ये रूल क्या याद रखेंगे आप लोग? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे गाइस? 2 इफेक्ट एक डेबिट और एक क्रेडिट। और एक क्रेडिट। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से भाई, क्योंकि ये लाइव सेशन है, इसमें पूरा टाइम नहीं मिलता हमें,
तो मैं अब सिर्फ वो एडजस्टमेंट करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। अज्यूमिंग जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट है वो आपको आती है। जैसे मैं पूछूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताओ क्या करोगे उसका? सैलरी में सर, सैलरी में ऐड करते हैं और लायबिलिटी में दिखाएंगे। ये तो ऑलरेडी आता है आप लोगों को। कम ऑन एवरीबडी। यस सर। यस सर। यस सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस लेस कर देंगे। इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में कहा शो करेंगे? एसेट साइड, एसेट साइड। ऑन द एसेट साइड। तो गाइस बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज मैं अब वो एडजस्टमेंट कराऊंगा जिसमें स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत होती है, जिसमें पहली एडजस्टमेंट आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस सर। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं तो आप इसे समझ लेंगे। तो ये हम सबसे पहली एडजस्टमेंट करा रहे हैं आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ जी, क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब इस एडजस्टमेंट को एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको इसको सॉल्व करना आ जाए। मान लीजिए ये आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। यहां पर लिखा हुआ है डेटर्स 1,00,000 रुपए, ठीक है जी, डेबिट साइड पर। फिर लिखा है बैड डेट 10,000 रुपए, अगेन डेबिट साइड। और फिर लिखा प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 रुपए क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में हमें इस रूप में इंफॉर्मेशन गिवन है, डेटर 1,00,000 के, बैड डेट 10,000 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000, ठीक है भाई। अब उसके नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 1, वो लिख रहा है देयर इज ए फर्दर बैड डेट ऑफ ₹20,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या लिख रहा है गाइस? देयर इज ए फर्दर बैड डेट ऑफ ₹20,000। मैक्सिमम इस पे 3 एडजस्टमेंट होती है ना, आई एम डिस्कसिंग ऑल द 3 राइट नाउ। सेकंड वो लिख रहा है जी प्रोवाइड 10% प्रोविजन ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है? प्रोवाइड 10% प्रोविजन ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है गिव a 20% डिस्काउंट टू डेटर्स। कि भैया आप डेटर्स को कितने % डिस्काउंट दीजिए? 20%। आप 20% डिस्काउंट भी दीजिए डेटर्स को। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो गाइज ये मैक्सिमम है जो एग्जाम में आ सकती है, इसके ज्यादा इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्लियर? अब जरा एक एक करके समझेंगे बहुत ध्यान से। गाइज हमें डेटर दे रखे ट्रायल बैलेंस में 1,00,000 रुपए के। इसका मतलब अभी भी हमें 1,00,000 रुपए लोगों से लेने हैं जिनको हमने माल उधार बेचा है, यानी हमारे पास 1,00,000 के डेटर अभी भी हैं। क्लियर? अब सर ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है बैड डेट, तो ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट गिवन है इसका मतलब 10,000 रुपए हमारे डूब गए थे, और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका मतलब होता है कि हम इसे डेटर में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। दैट मीन्स 10,000 रुपए डूबने के बाद हमारे डेटर अभी 1,00,000 के बचे हुए हैं। बोलो पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब ये जो प्रोविजन दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं? ओल्ड। ये पिछले साल का प्रोविजन है, इसलिए इसको किस नाम से पुकारा जाता है? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन। ठीक है गाइस, चलिए अब जैसे ही हमने फाइनल अकाउंट बनाने शुरू करे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आए, भाई सुनो
20,000 के डेटर और डूब गए, मतलब 10 के तो ऑलरेडी डूब चुके थे ट्रायल बैलेंस में जो हमने रिकॉर्ड करा था। वो कह रहा है जी 20,000 के डेटर और डूब गए। ठीक है भाई, फिर आगे लिखता है जी हमें शक है कि हमारे 10% डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, तो आप उन पर प्रोविजन बनाइए। हमें शक है कि 10% डेटर हमारे पैसा नहीं देंगे और आप उन पर फिर प्रोविजन बनाओ। और अंत में वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा पैसा डूब जाए, तो प्रम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी पेमेंट के लिए फटाफट से डेटर को 20% डिस्काउंट दे दो और उनसे बचा हुआ पैसा ले लो। क्लियर? तो गाइस दीज आर द एडजस्टमेंट और ये उसका मतलब है। अब मेरे साथ साथ देखिए बहुत ध्यान से, मुझे ये बताइए ये एडजस्टमेंट ट्रेडिंग की आइटम है कि पीएनएल की? पीएनएल। पीएनएल सर, डेटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पीएनएल में आएगी। तो अब हम बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। और गाइस मैं पीएनएल की सिर्फ डेबिट साइड ले रहा हूं क्योंकि लॉसेज है, तो पीएनएल में कहां आएंगे? ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, तो ये उसकी डेबिट साइड है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे वो बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो आप यहां से लेंगे 2 बैड डेट। बताइए भाई ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 10,000। 10,000। सर ये तो डूब गया, तो सारे लॉसेस तो पीएनएल में आएंगे डेबिट पर। आइए अब अगर आप एडजस्टमेंट देखें तो वो कह रहा है सर 20,000 का बैड डेट और हो गया। तो जब 20,000 रुपए और डूब गए तो आपका लॉस बढ़ा के कम हुआ? बढ़ गया। तो लॉस बढ़ गया सर। ऐड कर दो अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऐड, और इसको हम बोलते हैं फर्दर या फिर एडिशनल बैड डेट। कितना जी? 20,000। तो हमारा लॉस टोटल कितना हो गया? 30,000। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आइए अब वो सेकंड में कह रहा है कि 10% प्रोविजन बनाओ। भाई आपको पता होना चाहिए प्रूडेंस ये कहता है कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके होने का वेट मत करो, उसे आज लॉस मानो और अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लो। तो गाइज आपको शक है, डाउट है कि जो डेटर है ना उनमें से 10% हमें और पैसा नहीं देंगे, तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो भी डूब गया। बोलो जी बात क्लियर है? तो अब आप प्रोविजन कितने पर बनाओगे? 10% पर। 10% प्रोविजन बनाओगे डेटर पर। और क्योंकि ये प्रोविजन एडजस्टमेंट में दे रखा है तो हम इसको बोलेंगे न्यू प्रोविजन। इसका मतलब इतने लोगों ने पैसा मार लिया तो ये भी हमारे लिए क्या है? लॉस है। अरे बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम इसमें ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन। अब बस यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना है गाइस, न्यू प्रोविजन किन डेटर पर बनेगा? रिमेनिंग डेटर्स पे। गुड डेटर जिन पर आपको शक है। अब जरा यहां देखो भाई, आपके डेटर तो 1 लाख के थे ना, लेकिन उसमें से 20,000 ने तो कंफर्म कर दिया कि हम नहीं देंगे पैसा। तो क्या अब इन 20,000 पे कोई शक है? नो सर। नो सर। तो शक कितने पर होगा? 80,000 पर। बस यही मुझे सुनना था। तो अब मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है, अगर क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट गिवन हो एडजस्टमेंट में और आपसे कहे डेटर पे प्रोविजन बनाओ, तो आप पहले डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, उसके बाद जो डेटर आएगा ना उस पर न्यू प्रोविजन बनेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं यहां पर लिखूं न्यू प्रोविजन, तो ट्रायल बैलेंस से मैंने डेटर उठाए 1 लाख रुपए के, उसमें से माइनस करूंगा मैं फर्दर बैड डेट 20,000। तो जो डेटर बचे 80,000 के उन पर शक है मुझे और उसका मैं बनाऊंगा 10%। तो ये हो गया 8,000। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब मेरे टोटल नुकसान हो गया 38,000 का। 2 एडजस्टमेंट समझ में आ गई गाइस? So now the total loss that I have to face now is 38,000. Yes. आइए आगे बढ़ते। अब वो कह रहा है सर 20% डिस्काउंट दो डेटर्स को। अब एक रूल याद रखना जीवन में, हम डिस्काउंट हमेशा गुड डेटर्स को देते हैं,
हम डिस्काउंट हमेशा गुड डेटर्स को देते हैं। सर गुड डेटर्स वो डेटर होते हैं जो कंफर्म है पैसा देंगे। आई रिपीट, गुड डेटर्स वो डेटर्स है जो कंफर्म है कि पैसा देंगे। तो गाइस गुड डेटर्स को ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। अब सर वो कैसे आएगा, आइए। तो सर डिस्काउंट देना भी तो हमारा लॉस है, तो वो भी हमारे लॉस को बढ़ाएगा। एड डिस्काउंट टू डेटर्स। जैसे मैंने बोला डिस्काउंट किसको मिलेगा, गुड डेटर्स को। तो आप डेटर में से दो चीजें माइनस कर दीजिए, जो डेटर बचेंगे दे आर कॉल्ड गुड डेटर्स। तो आप डेटर में से सबसे पहले माइनस कर दो फर्दर बैड डेट और माइनस कर दो न्यू प्रोविजन। आई रिपीट, आप डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस करो जो एडजस्टमेंट में होता है, और माइनस कर दो न्यू प्रोविजन। 72,000 के गुड डेटर्स बचेंगे। यस, दे आर कॉल्ड गुड डेटर्स। तो और उन पे 1 लाख रुपए के 20% टोटल डेटर थे, इसमें से पहले माइनस करा फर्दर बैड डेट 20,000, फिर माइनस करा न्यू प्रोविजन 8,000 और इसका 20%। 14,000। ठीक है जी। तो आप इसका जरा 20% निकालिए, कितना आया? 14,400। 14,400। तो बताइए 38,000 में 14,400 52,400। 52,400। 52,400 का लॉस हो गया। अब सर लॉस तो नेट बेसिस पे दिखाते हैं ना, इसलिए आप इसमें से लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,000। तो नेट लॉस हो गया हमें 50,400 रुपए का। कम ऑन एवरीबॉडी, यस सर। बताइए पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। तो दीज आर द एडजस्टमेंट, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। तो फाइनल अकाउंट में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे लॉस का, वो आपके सामने है। तो आप सबसे पहले बैड डेट लोगे, उसमें ऐड करोगे फर्दर बैड डेट, उसमें ऐड करोगे न्यू प्रोविजन, फिर ऐड करोगे डिस्काउंट, टोटल आ जाएगा लॉस, और उसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देंगे तो नेट लॉस आ जाएगा। अब वो आपसे एक चीज और पूछता है कि आप जरा बैलेंस शीट बनाओ और उसमें डेटर की फिगर निकाल के बताओ। तो आप जानते हैं गाइस डेटर हमारी एसिड्स है, तो आप इनर कॉलम में डेटर की फिगर लेंगे ट्रायल बैलेंस वाली 1 लाख रुपए। और याद रखना आप डेटर में से केवल और केवल एडजस्टमेंट माइनस करेंगे। हर वो चीज माइनस कर देना डेटर में से जो एडजस्टमेंट में है। बोलो बात क्लियर है? तो एडजस्टमेंट में 3 ही तो चीजें थी, फर्दर बैड डेट, नया प्रोविजन और डिस्काउंट। कम ऑन। यस सर। तो ये लेस कर देंगे। फर्दर बैड डेट FBD फर्दर बैड डेट 20,000 ये लेस होगा। और क्या लेस होगा गाइस? न्यू प्रोविजन 8,000। और क्या लेस करेंगे? डिस्काउंट 14,400। तो 1 लाख के डेटर में से ये तीनों माइनस करो, बताओ डेटर कितने के बचे? 57,600। 57,600। बेटे सही निकाला ये? तो 60,400 है। ओए ध्यान से कर लो यार। 1 लाख में से 20,000 माइनस करो, फिर 8,000 माइनस करो, फिर 14,400 माइनस करो। 57,600। 57,600। करेक्ट है सर मेरा। 57,600। 600। तो ये है डेटर की अमाउंट जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए एट द एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 57,600। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक बोलिए समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगली एडजस्टमेंट आती है हमारे पास मैनेजर्स कमीशन। प्लीज म्यूट कर लीजिए।
गाइस अगली एडजस्टमेंट जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी गई है वो है मैनेजर्स कमीशन। हम क्या करते हैं, जो हमारा मैनेजर होता है उसे नेट प्रॉफिट पर कमीशन देते हैं। इसलिए कमीशन देते हैं ताकि कमीशन के लालच में वो खूब अच्छे से मेहनत करे और हमारी कंपनी के नेट प्रॉफिट को क्या करे, बढ़ा दे। बोलो जी, बात क्लियर है? इसलिए गाइस मैनेजर्स को कमीशन दी जाती है नेट प्रॉफिट पर। अब इस पर दो केस आते हैं, वो दो केस क्या है ध्यान से देख लीजिए। इसमें आता है गाइस केस 1, वो कुछ ऐसे लिखेगा, प्रोवाइड 10% कमीशन टू मैनेजर on net profit before charging such commission। और आपको जो वर्ड याद रखना है वो क्या वर्ड है गाइस, बिफोर। यानी वो कहेगा मैनेजर को आप 10% कमीशन दो और उस नेट प्रॉफिट पर दो जिस पर से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। तो प्रोवाइड 10% कमीशन टू मैनेजर और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो गाइस सिर्फ दो शब्दों का खेल है, तो आपको वर्ड याद रखना है बिफोर, पहला केस। तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखिए, कमीशन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है भाई, आप लेंगे नेट प्रॉफिट जो कमीशन से पहले है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से और अपॉन 100। अब मैंने रेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गाइस रेट हर क्वेश्चन में अलग होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं 10% तो 10/100, अगर मैं बोला 5% तो 5/100, क्वेश्चन बोले 20% तो 20/100। क्लियर? तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो आपको कमीशन का अमाउंट पता चल जाएगा। बोलिए, पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब वो बनाएगा केस 2, और केस 2 ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। केस 2 वो बोलेगा जी, प्रोवाइड 10% कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको याद रखना है वो क्या है जी, आफ्टर चार्ज। आफ्टर। अगर आफ्टर दिख जाएगा इस तो केस 2 है, बिफोर दिख जाए तो केस 1 है। अब सर इसको समझो, ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी मैनेजर को कमीशन दो नेट प्रॉफिट पर और उस प्रॉफिट पर कमीशन दो जिसमें से कमीशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो यार कमीशन तो हमने निकाली नहीं, फिर ऑलरेडी माइनस कैसे हो गई? बोलो जी, बात क्लियर है? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। तो उस केस में आप कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बस ध्यान से देखना भाई। कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हाँ जी सर, हमारे पास तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही है, आफ्टर कमीशन तो नेट प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। यस सर। तो हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन रेट अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे रेट, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 प्लस रेट। क्लियर गाइस? तो ये रेट आप नीचे क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो जब भी आफ्टर वाला केस आएगा तो आप नीचे रेट ऐड कर दोगे। क्लियर है? तो अगर वो बोले जी 20% है तो जरा बताना कितना हो जाएगा।
20 अपॉन 120। वो बोले 30% कमीशन है आफ्टर 30 अपॉन 130। वो बोले 5% कमीशन है। वेरी गुड। तो दीज आर कॉल्ड कमीशन। तो ये वो आपसे कमीशन निकलवाएगा। तो दो केस होंगे गाइस, एक बिफोर वाला केस और एक आफ्टर वाला केस। ठीक है जी। अब इसका ट्रीटमेंट कि सर इस कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसके दो ट्रीटमेंट है। नंबर 1, पीएनएल में ले जाएंगे डेबिट साइड पर। क्यों सर? क्योंकि वो कह रहा है अभी कमीशन प्रोवाइड करो, तो हमने अभी कमीशन दी थोड़ी है, तो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो पीएनएल में ले जाएंगे डेबिट साइड पर। और आपको पता है हर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाता है? बैलेंस शीट। और वो भी कहां? लाइबिलिटी साइड। ठीक है गाइस? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू मी कि हमारा ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर यहाँ पर पूरा हो गया। आई होप समझ में आया। तो मैंने दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करा दी जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती है। ठीक है गाइस? तो जल्दी से बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड फाइनल अकाउंट और नॉट? यस चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से टेस्ट लेते हैं। जल्दी से एक टेस्ट है, तो आइए देखिए मेरे साथ साथ ये टेस्ट। उसकी जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आता। ओके सर। सर आपने एनपीओ करा दिया है? नहीं, अभी एनपीओ नहीं हुआ है। ओके सर। रिकॉर्डिंग अपलोड होने बट गाइस नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे जो 20 मार्क्स की बहुत ज्यादा आवश्यक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप भूल से भी मिस मत करना। ओके सर। ओके सर। चलिए टेस्ट में आइए फटाफट से। लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। आप अपने आंसर देते जाइए, फिर मैं आंसर प्लेस करूंगा। एक्सपेंसेस पेड बट नॉट एक्रू मीन्स बी। सर बी। वो एक्सपेंसेस जो पे कर दिए बट अभी एक्रू नहीं हुए। सर बी। प्रीपेड एक्सपेंसेस। बी प्रीपेड एक्सपेंस। तो बी इज द राइट आंसर। Second, bad debt are included as direct expense, cost of production, selling overhead, distribution overhead. सर सी। सर सी। हाँ, आप अपने आंसर देते जाइए, देन आई विल आंसर। सी इज द राइट आंसर। Third, prepaid expenses appear on dash side of the balance sheet. Asset. एसेट साइड। हाँ जी, Asset side. एसेट साइड। एकदम सही जवाब। एसेट साइड। State with reason whether the following is statement true or false. Goodwill is a current asset. False. Come on. फॉल्स। False. तो गुडविल इज नॉट ए करंट एसेट। रीजन बताओ। इंटेंजिबल एसेट। क्योंकि गुडविल क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। दैट इज द रीजन वाई। नेक्स्ट, नेट वर्थ इज ए टोटल एसेट्स। ए। ए। सर ए। ऑप्शन सर ए। नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल। ए इज द राइट आंसर। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एंड कैपिटल इज नोन एज नेटवर्थ। आज ही क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Increase in the value of opening stock result in which of the following? Reduction in gross profit. B. Sir, B. Sir, B. A. B. हाँ जी, B. B, sir. B, sir. B. सर आप ही बता दो। सोचो, मैं तो बता ही दूंगा भाई। Sir, C. वो कह रहा है अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए तो क्या होगा? जीपी भी बढ़ेगा और एनपी भी बढ़ेगा। सर, सर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर आता है और कोई भी चीज जो डेबिट पर आएगी वो प्रॉफिट को कम करेगी। कह रहा रिडक्शन इन जीपी एंड इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, नो इफेक्ट। तो इसका आंसर होगा डी। यार अगर जीपी कम हो रहा है तो एनपी भी तो कम होगा। Yes, sir. बट वो कह रहा है जी इंक्रीज होगा एनपी, तो इनमें से कोई सी भी ऑप्शन नहीं है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, Okay, sir. सर Yes, sir. नेक्स्ट, द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड Drawings. Drawings. ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस इज एन एसेट्स। False. 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 Yes, sir. फॉल्स, इट्स ए लाइबिलिटी। Yes, sir. अगर कोई भी इनकम हमें एडवांस में मिल जाएगा इस तो वो लाइबिलिटी होता है। Yes, sir. State with reason whether the following are true or false. Loan taken for 5 years is a current liability. False. Long Sir, term 1 year liability के अंदर होता है। होती है। P&L account is for a period of time. True. True, sir. True. P&L account एक period of time के लिए बनता है। True. Income received is an assets. False. Sir, true. False. भाई वो तो इनकम है। Goodwill is a fictitious assets. False. False. Intangible fixed assets. बिल्कुल सही। Bad debt are treated as, Selling out. Selling ये over. रिपीट हुआ है। अब कह रहा ओपनिंग कैपिटल 30,000, क्लोजिंग कैपिटल 15,000, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 8,000, ड्रॉइंग 7,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस विल बी। तो आप क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दीजिए। Nil. Sir, nil. नील सर, नील ऑप्शन ए। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स माइनस लॉस, क्योंकि लॉस है इसमें। तो क्लोजिंग कैपिटल 15,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल 30,000, एडिशनल निकालना है एज इट इज, माइनस ड्रॉइंग्स कितनी है 7,000 और माइनस लॉस भी कितना है 8,000। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है जी, तो 15 एंड आंसर इज ए, नील। नील आएगा। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही। आज ही बोलो, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. on purchase of goods of the list price of 10,000
from Ram, who was allowed 10% trade discount and charged 10% VAT. Purchase account debited with. A. 10,000. C. C. 900. 9,009. B is the right answer, 9,000. क्योंकि आप परचेज में से सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, दैट्स ऑल. वैट आप उसमें ऐड नहीं करेंगे. Yes, sir. ठीक है. यस सर. आइए. गुड्स कॉस्टिंग 1,000, सेल प्राइस था 1,200. यूज इन मेकिंग फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू. 1200. सी इज द राइट आंसर, परचेज अकाउंट. यस सर. कितने से? 1000. 1000 रुपए से. कॉस्ट प्राइस से. तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1,000. ठीक है. आइए. Yes, sir. सेल 3 लाख की है, प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल 5 लाख है. परचेज 1 लाख है. क्लोजिंग इन्वेंट्री बताइए. Closing stock. A. ए. हाँ जी बोलो. Sir, A. Yes, sir. A. ए. Option A. Yes, sir. E. C. C. हाँ जी कम ऑन. सर डी. यस, डी इज द राइट आंसर. ये जो भी आंसर है वो नहीं निकल सकते. अरे यस बोलो सर. क्लियर. पॉइंट में. हाँ जी. चलिए गाइस, बस आज के लिए सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं. कितने क्वेश्चन थे ये टोटल? सर एक बार ये वाला बता 15. 15 सर. समझा दीजिए. 15. ओके गाइस, इसको तो बाकी का मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा. उसमें सारे सॉल्यूशन भी होंगे, आंसर्स भी होंगे. ठीक है गाइस, तो आज के सेशन ट्रेडिंग को हम यहीं अकाउंट वाइंड अप बनाना हो करते हैं. जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो जाएगा. हाँ बिल्कुल सही बोला आपने. उस क्वेश्चन में आप सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, एवरीथिंग वुड बी डन अप. यस Sir. तो गाइस, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा. एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा. बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा. ठीक है भाई. Okay, तो thank नेक्स्ट you. क्लास हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, विच इज वेरी वेरी you, sir. इंपॉर्टेंट. Good evening, sir. तो आप Good प्लीज night, जरूर sir. उस सेशन में आएंगे. ठीक है गाइस. Yes, Okay, sir. sir. Thank you, sir. चलिए Good भाई, night, आज के sir. सेशन को वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Good night, sir. Good evening, sir. ओके बाय एंड वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. सर आप एनपीओ कराओगे ना?